हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स और आपका बहुत ज्यादा स्वागत है कहाँ पर, वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं अपना गेस्ट पेपर नंबर 59। कैसे हैं आप लोग बच्चों? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बच्चों देख रहे हो ना, धीरे धीरे करके जर्नी जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है और अब हम 59 नंबर के गेस्ट पेपर पर पहुंच चुके हैं। तो बच्चों आज हम अपने वही कूलेस्ट सब्जेक्ट जर्नल साइंस के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी और इसी के साथ आपका एक और गेस्ट पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि फुल पैक तैयारी की एकदम बढ़िया स्ट्रैटेजी। तो बच्चों एक बार हम बात कर लेते हैं कि आपका जो जेएनवी का एग्जामिनेशन है उसमें आपके में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सब जानते हो आप लोग, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जेएनवी का जो एग्जाम है ना आपका, उसमें आपके मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड आप सब जानते हो जनरल साइंस का बच्चों। ठीक है, तो 15 मार्क्स आपको इंग्लिश हिंदी से मिलते हैं, दैट इज 30 मार्क्स। एंड देन 35 मार्क्स जो है वो किसको देने हैं आपको, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस के लिए अलॉटेड है। तो ये टोटल स्कोर बनाता है आपका 100 मार्क्स का, राइट। मैं फिर से यही बोलती हूँ और हमेशा यही बोलूंगी कि कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, चाहे वो जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, डजंट मैटर। सोचना ही नहीं है ना ये चीज, तो सिर्फ ये सोचना है कि हमको टारगेट करना है 95 प्लस का स्कोर। सिंपल, इजी और सेफ स्कोर है। अगर 95 प्लस ले आए तो क्या दिमाग में ये टेंशन होगी कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा, जेएनवी में मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा? एकदम चिल करके बैठोगे घर पे और जब रिजल्ट आएगा ना तो तुम पहले से ही श्योर होगे कि भाई मेरा तो हो चुका है, मैं तो सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और इसी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए वेदा एकेडमी आप लोगों के लिए क्या ले आया है, क्रैश कोर्स ले आया है। देखो, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से बैच परचेज कर रखे थे वो तो ऑलरेडी क्रैश कोर्स में चले गए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास रह गया है बहुत कम समय और जिस भी बच्चे ने अभी तक क्रैश कोर्स में परचेज नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है, तो किस चीज का वेट कर रहे हैं यार? ये तो तुम्हारे लिए एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। इसमें तुम्हें मिलने वाली है लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीमियम नोट्स और एआईएमटी जो कि हर एक बच्चे के लिए फ्री है। तो क्या सोच रहे हो, अभी जल्दी से क्रैश कोर्स में एनरोल करो और हमारे साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आगे बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीज की, जो कि क्या, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ना। तो कब होने वाला है? कल होने वाला है 14 दिसंबर को। कितने बजे? 2 बजे बच्चे। ठीक है, तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स अपने दिमाग को, अपनी आंखों को खोल कर इस चीज को देख लो, बिकॉज ये तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हारे लिए है ओ हो एकदम बढ़िया चीज। बिकॉज ये तुम्हें बताने वाली है कि भाई जेएनवी से पहले अगर तुम अपनी रैंक को देखना चाहते हो तो कोई भी और चीज तुम्हें नहीं बता सकती। सिर्फ और सिर्फ ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो वेदा जेएनवी के अकेडमी के जो हमारा ऐप है उस पर होता है बच्चे। तो फटाफट से क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से? प्ले स्टोर से, जहां से फ्री फायर करते हो वहीं से करना है। ठीक है, और टॉप 3 रैंकर्स को क्या मिलने वाला है? 10 सेट ऑफ मॉडल पेपर्स। यानी कि तुम ऑनलाइन तो अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया बना ही सकते हो, साथ ही साथ में अगर तुमने टॉप 3 रैंक ले आए तो तुम्हें क्या मिलेगा? ओएमआर शीट के साथ मॉडल पेपर। देख रहे हो ना, ये ओएमआर शीट भरना कितना टफ होता है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो इस ओएमआर शीट को कैसे भर पाओगे, और होगी ही नहीं तो कैसे भरोगे? तो सिंपल सी बात ये समझ लो, ये एएमटी ना, एक तीर लगाना है और 2 निशानों को एकदम कैच कर लेना है। कैसे? मॉडल पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ में टॉप 3 रैंकर्स में आ जाओगे यार, कितने कूल लगोगे। तो बस कूल ही तो बनना है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना साइंस का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है बच्चे 66 से और जाता है 100 तक, है ना। तो 66 वाला क्वेश्चन करते हैं और सबको कमेंट में आंसर जरूर करना है और ये भी बताना है कि आप लोग कितना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं इस गेस्ट पेपर को डेली देखकर। ठीक है, हर एक बच्चा बताएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि मैम आई एम टू मोटिवेटेड, राइट। ओके, चलिए। अ फार्मर प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वांट्स टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अलोंग विद एडिंग न्यूट्रिएंट्स, व्हिच ऑप्शन वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल? क्या बोल रहे हैं, एक किसान जो सतत कृषि कर रहा है, सस्टेनेबल कर रहा है, ठीक है, वह मिट्टी की संरचना तथा जल धारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ पोषक तत्व भी जोड़ना चाहता है। वाटर रिटेंशन कर लिया,
यानी कि पानी को होल्ड करने की क्षमता उसने बढ़ा ली, लेकिन क्या करना है उसको, पोषक तत्व भी जोड़ने हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कौन सा विकल्प सबसे अधिक लाभकारी होगा इन चारों में से? फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर शेयर करें। तो सिंपल सी बात है, अप्लाइंग यूरिया फर्टिलाइजर रिपीटेडली, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर है तो भाई खराब हो जाएगा काम। ठीक है, सुपर फॉस्फेट भी क्या है, फर्टिलाइजर है जो कि केमिकली बेस्ड है, तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे। सेम केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी यूज हम नहीं कर सकते। सिंपल यूजिंग फार्म यार्ड मेन्योर एंड कंपोस्ट, बिकॉज ये क्या है बच्चे, ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड कर देगा, हमारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा हमारी क्रॉप को, और साथ ही साथ में उसको डिप्लीट भी नहीं करेगा। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरा पेन इस्तेमाल करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 67, इफ व्हीट इज हार्वेस्टेड टू अर्ली और टू लेट, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस? यदि गेहूं की फसल बहुत जल्दी या फिर बहुत देर से काटी जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली बात है ना, हर चीज का एक टाइम पीरियड है। अगर तुमने आज पढ़ाई नहीं करी तो जेएनवी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। बिल्कुल यार, देखो ऐसा मत करना कि मैम डिमोटिवेट करिए, पर तो सच है ना, आज पढ़ाई नहीं करोगे तो जेएनवी में क्या लिख के आओगे, क्या लिखोगे यार, कुछ नहीं लिख पाओगे ना। तो सिंपल सी बात ये है कि हर एक चीज का सही समय है। अगर हमने अपने समय को अच्छी तरीके से उपयोग कर लिया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं हार्वेस्ट करूंगी अर्ली और टू लेट तो हमारी जो ग्रेन क्वालिटी है बच्चे वो डिटोरिएट करेगी और यील्ड जो है वो उसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेंट करके हर एक बच्चे को अपने आंसर को शेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। During bread making, yeast fermentation produces bubbles in the dough. These bubbles are formed due to, ये देखो मैंने आपको कहते हैं जब चैप्टर पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, तब मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब भी ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है तो एक गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है ना, और वो क्या करती है, वो हमारी डो को राइज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमारा डो जो है वो इस टाइप का है, और जब हमने उसमें ईस्ट मिला दिया तो वो कुछ इस टाइप का हो जाता है ना, इस टाइप का हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर किसी भी गैस का प्रोडक्शन हुआ है, उस गैस का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप आप सबको पता होगा, और वो सिंपल सी कौन सी गैस है बच्चे, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड विद अल्कोहल। ठीक है बच्चे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इजी पीजी। ठीक है, चलो 69 की बात करते हैं। अ स्टूडेंट लेफ्ट कुक्ड राइस अनकवर्ड फॉर 3 days, उसने क्या करा, पके हुए चावलों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आओ इस पर जो है वो रिएक्ट करो तुम। ठीक है, उसमें दुर्गंध और फफूंदी लग जाती है, फिर क्या हो जाता है, उसमें से ऑब्वियस बात है स्मेल आने लगेगी, फंगस लग जाएगी। ये खराब मुख्यतः किसके कारण होती है? अब ये वाला जो स्पॉइलेज हुआ है बच्चे वो किसके कारण हुआ है, बेसिकली आपको ये बताना है। सबसे पहली चीज है मॉइस्चर में रखा, फंगस ग्रो करेगी, सिंपल इजी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ना कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो हमारे सूक्ष्म जीव है बच्चे, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रैपिडली इन द मॉइस्ट रीजन। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन जैसे ही हमारे सूक्ष्म जीवों को मिलता है, तुरंत वो क्या करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और चीजों को डिटेरियोरेट करते हैं, स्पॉइल करते हैं। ठीक है, तो सिंपल आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बच्चे। फटाफट से बताना कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which disease is caused by a virus and can spread through airborne droplets? ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है और वायु द्वारा फैलती है? बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि वायु के द्वारा फैल रही है और साथ ही साथ में वायरस से होने वाली बीमारी है। देखो दो आपको कहते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं, तो फटाफट से बता दीजिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। हमें पता है टेटनस का वायरस होता है, ठीक है, और कॉलरा जो है बैक्टीरिया से होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ठीक है बच्चे, एयरबॉर्न डिजीज है इन्फ्लुएंजा एंड वायरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 की बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल बिकॉज, कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों को ना अक्षय ना होने वाले, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, हम उनको फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो बच्चे, इसका क्या होना चाहिए इसका आंसर, है ना? बताइए, कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन को अक्षय ना होने वाला क्यों बोला जाता है? क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहली चीज है नॉन रिन्यूएबल है, मतलब फिर से नहीं बन सकते, या फिर उनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो दे टेक मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म एंड आर बीइंग डिप्लीटेड फास्टर देन द फॉर्म, और जितने टाइम में बनते हैं उससे जल्दी तो फुर हो जाता है, यूज कर लेते हैं लोग उनको। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स है और ये नॉन रिन्यूएबल है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 72 की बच्चे, है ना?
Natural gas is considered a cleaner fuel compared to coal and petroleum. The main component responsible for this clean burning is. सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है. अगर मैं इसी का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगी तो आप कहोगे कि मैम सच में ये क्वेश्चन था. हाँ बच्चे ये क्वेश्चन था. सिंपल पूछा गया है, जो हमारी नेचुरल गैस है वो क्लीनर फ्यूल है. हम सब जानते हैं कि वो जो है वो क्लीनेस्ट ऑफ ऑल फ्यूल्स है कोल एंड पेट्रोलियम की, अगर मैं कंपैरिजन में बात करती हूँ. ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऐसा कौन है, मतलब घटक कौन है प्राकृतिक गैस का. सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है आपसे. बता सकते हो कमेंट सेक्शन में बताना. और देखो मैम ने ग्रीन ही ले लिया है, पेन भी है ना, तो ग्रीन जो है वो किसको, ईवी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्लीनेस्ट को. तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, मुख्य घटक कौन है हमारा, मीथेन है. ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है. ये आप याद रख सकते हैं, वैसे आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा. ठीक है, तो सिंपल सा याद रखने के लिए तो हम भाई बात कर ही सकते हैं ना. शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऐसे लिख देती हूँ CH4. ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन बीच में होता है, उसके पास चार जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी सखियां हैं जो चार उसके साइड में है. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है इनका डायग्राम, केमिकल फॉर्मूला बेसिकली. चलो आगे बढ़ते हैं. Machines require lubricants to reduce friction between moving parts, which petroleum product is commonly used as an industrial lubricant. मशीनों में चलती सतह के बीच घर्षण कम करने हेतु पेट्रोलियम उत्पाद को औद्योगिक स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है. देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ. ठीक है, जब भी मेरे पास स्कूटी है, ठीक है, तो स्कूटी में जब भी जो हमारा रिम है ना वो टायर से जब भी फ्रिक्शन करता है बेसिकली, तो हम उसमें क्या डलवा देते हैं बच्चे, कोई भी एक ऑयल डलवाते हैं जिससे जो है वो आवाज करना बंद कर देता है. जैसे हमारे डोर्स हैं, ठीक है, उनकी जो हिंजेस होती हैं, ठीक है, चौखटे हैं जो उनका साइड में लगा हुआ होता है, वो कभी चू चू करके आवाज करता है. तो उसमें भी मम्मी क्या करती है, मस्टर्ड ऑयल डाल देती है, तो उससे क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन हो जाता है एंड फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है, साउंड भी कम आती है. तो सिंपल है, कौन सा ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कॉमनली यूज करा जाता है इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट में. तो कैरोसिन ऑब्वियसली बात है नहीं करा जाएगा, ना पेट्रोल ना ही डीजल. मिनरल ऑयल या फिर ग्रीस जो है वही यूज करा जाता है. आपने ग्रीस सुना भी होगा है ना बच्चे, काला काला सा थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन वाला ऑयल होता है वो, जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली फैक्ट्रीज वगैरह में. ठीक है, चलिए ये आप सबको पता है. एक है आपका जेएनवी और एक है आपका मिनी जेएनवी. मिनी जेएनवी कौन है, मिनी जेएनवी है बच्चे आपका क्लास 9th, दिख नहीं रहा होगा शायद है ना, हाँ क्लास 9 10th का वेदा एकेडमी. तो फटाफट से क्या करना है, फटाफट से 8th वाले बच्चे जो 9th में जा रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना है वेदा क्लास 9 10th को. क्या चीज का वेट कर रहे हो यार, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे तुम्हें, सब कुछ हमारा साथ भी, पूरा पढ़ाई का मटेरियल भी, पूरा स्टडी मटेरियल, सारे टॉपिक्स, तुम्हारे माइंड में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना उससे ज्यादा वीडियोस जो है वो तुम्हें क्लास 9 10 पे मिलने वाली है. तो फटाफट से वेदा 9 10 को सब्सक्राइब कर लो अभी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चे किसकी, आगे बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन की. और किसकी बात करेंगे मैम, when wood burns in insufficient oxygen supply it produces a poisonous gas that can cause suffocation. क्या हुआ ना, ठंड चल रही है भाई, बहुत ठंड है दिल्ली में, इतनी ठंड है, देख रहे हो मुझे कोल्ड हो रखा है अभी भी. तो क्या है कि भाई ठंड जो है इतनी ज्यादा है कि लोग क्या करते हैं ना गाँव में, या फिर कहते हैं अभी भी यहाँ पर भी शायद सिटीज वगैरह में करते होंगे कि अंगीठी लेते हैं, मतलब एक एरिया होता है वो लोहे का, ठीक है, छोटा सा बाउल टाइप का, उसमें क्या करते हैं कोयला जला के रख लेते हैं. अब वहां पर क्या है, अब बंद कमरे में जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशियंट हो गई, मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो बाहर से नहीं आ पा रही है, कमरा तो बंद है ना, कमरा बंद करके सो गए. ऐसा भी नहीं है भाई, सो ही गए, मतलब हाँ गर्म हो गया हमारा कमरा, हीटर वेटर यूज नहीं करा, लेकिन कोयला जला के जो है वो सो गए. यहाँ पर बेसिकली वुड का यूज करा गया है. अगर मान लो कि वुड को मैंने इनकम्प्लीट ऑक्सीजन में जलाया तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, कंबशन में CO2 प्रोड्यूस होती है, लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि CO प्रोड्यूस होगी. अब CO कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक हाईली पॉइजनस जहरीली गैस है, जिसको इनहेल करने से बार बार क्या हो सकता है, कंप्लीटली डेथ हो सकती है बच्चे. ठीक है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. सिंपल इजी पीजी. अगर दिमाग से चीजों को रिलेट करके देखोगे ना, ठंड चल रही है सबके यहाँ, सब लोग आग तापते होंगे, करते हैं ना भाई, हम भी करते हैं. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपको रिलेट करना है अपनी सिंपल सी चीजों में. साइंस का एक बेनिफिट है बच्चे कि आप हर एक टॉपिक को अपने घर से, अपने सराउंडिंग से रिलेट कर सकते हो. ठीक है, तो जो भी रिलेट कर पाया उसे साइंस हलवा लगी, और जो रिलेट नहीं कर पाया उसे साइंस सबसे ज्यादा टफ लगी. तो
कमेंट करके क्या बताना है कि साइंस इजी लग रही है या टफ लग रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 75 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स व्हिच वन विल कैच फायर मोस्ट इजीली व्हेन एक्सपोज्ड टू अ फ्लेम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौ के संपर्क में आने में सबसे आसानी से जल उठेगा। भाई बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होगा, ऐसा कौन होगा, कमेंट करके बताओ। वुड, स्टोन, सैंड या फिर वाटर, लकड़ी, पत्थर, रेत या फिर जल। ना जल ना रेत ना पत्थर, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, वुड, है ना। लकड़ी सबसे पहले जल उठेगी इन चारों में से। आगे बात करते हैं 76 की। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इन हिली एरियाज लीड्स टू सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, व्हिच ऑफ दीज फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस। पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जब वनों की कटाई करी जाती है बच्चे, तो अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऑब्वियसली बात है ना कि हम लोग हिल्स पे घूमने जाते हैं, हमें ग्रीनरी देखनी होती है, हमें माउंटेन्स देखने होते हैं, राइट। तो क्या होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज होंगी। तो कौन सा सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इंक्रीज रेनफॉल इन द रीजन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन। तो सिंपल सी बात है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे बी, और सॉइल इरोजन बढ़ेगा, यानी कि मिट्टी का कटाव जो है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ने लगेगा। आगे बात करें 77 की। The government has launched a program to plant trees in the degraded areas and wastelands. This practice is known as। अभी नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, आसान बनाऊंगी तुम्हारे लिए। देखो, सरकार द्वारा नष्ट हो चुकी वन भूमि और बंजर भूमि पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कोई जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है, सिंपल सी बात सुनो, क्या बोला जा रहा है, ये क्या है, ये हमारा एक वेस्टलैंड है जिसमें पहले पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अब क्या कर दिए गए, काट दिए गए। मतलब यहाँ पर जो है वो वेस्टलैंड है, यहाँ पर कटे हुए हैं, ठीक है। अब इस वाली ही जगह पर मैंने क्या करा है, मैंने पेड़ उगाना स्टार्ट कर दिए। देखो इस टाइप से। तो जरा मुझे एक बात बताओ, हमने एक प्रैक्टिस पढ़ी थी और तुम सब जानते हो उसके बारे में, फटाफट से बताओ। जहां पर डिफॉरेस्टेड एरिया में अगर मैं फॉरेस्टेशन करना स्टार्ट करती हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, सो मत बताओ, क्या फॉरेस्टेशन बोला जाता है। भाई डिफॉरेस्टेड एरिया में अगर मैंने फिर से प्लांट लगाए, तो उनको सिंपल बोला जाएगा बच्चे वनीकरण का प्रोसेस, यानी कि अफॉरेस्टेशन, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 78 की बात करते हैं। In birds and mammals, fertilization occur inside the female's body. This reproductive strategy is known as। पक्षियों और स्तनधारियों में निषेचन जो है वो मादा शरीर के अंदर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बताओ, एक्सटर्नल, इंटरनल, बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। ऑब्वियस सी बात है मैम, अंदर हो रहा है क्या, बॉडी में, फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में क्या हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है पूरा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, ना बडिंग हुआ ना फ्रेगमेंटेशन हुआ। तो सिंपल हो जाएगा आंतरिक निषेचन, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे। 79 की बात करते हैं। Humans and dogs give birth to young ones, while hens and frogs lay eggs. Animal giving birth to live youngs, उनको क्या बोला जाता है, कितना घुमाया है क्वेश्चन को। ह्यूमंस एंड डॉग्स जो है वो यंग वंस को देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्या बोला जाता है, वीवी पैरस। मैंने आपको बताया था, एक मैंने ट्रिक बताई थी याद रखने की। देखो यंग से याद रखना, ठीक है, यंग से क्या याद रखना है, वीवी। वीवी का क्या मतलब होता है, वीवी का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। वीवी का मतलब है बच्चे, और ओवी का क्या मतलब है, ओवी का मतलब है अंडा। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो भाई यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, वीवी पैरस, यानी कि जरायुज। सिंपल, आसान था, ऐसे याद रखना है, ठीक है। वीवी का मतलब बच्चे, ओवी का मतलब अंडे। कैसे आसान हो सकता है, नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। Amoeba reproduces by splitting into two identical daughter cells. This simple form asexual reproduction is termed as। बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं डायग्राम बनाती हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया सा, फटाफट से बताओ। ये क्या है, ये है मेरा एक प्यारा सा अमीबा, ठीक है। अब अमीबा ने क्या करा, भाई मुझे करने हैं बच्चे, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं करूंगा अपने आप को डिवाइड, मतलब दो सेल्स में डिवाइड करूंगा। किस टाइप से, ऑब्वियस सी बात है ना मैम, एक पैटर्न बोलते हैं हम इसको। ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, बताओ फटाफट से, क्या बोला जाता है इसको, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बोला जाता है, बाइनरी फिजन, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक ये है इसकी बच्ची, एक ये है छोटी सी बच्ची, है ना। तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका द्विखंडन। क्लियर है, चलिए
आगे बात करें 81 की बात करते हैं। इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? मानव नर जनन तंत्र में वह अंग कौन सा है जो लाखों शुक्राणु को डेवलप करता है? बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। हाँ तो बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सॉरी द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स, मानव नर जनन तंत्र में वह अंग कौन सा है जो लाखों शुक्राणु बनाता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। तो हमें पता है ओवरी जो है वो फीमेल से है, यूट्रस भी और फेलोपियन ट्यूब भी, तो सिंपल आंसर क्या हो गया? टेस्टिस। देखा, ज्यादा कुछ जानना नहीं होता है, बस अपना दिमाग यूज करना है क्वेश्चन में। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन लगेगा कि मैम हमने तो ये पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, बिकॉज देयर इज जीरो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The onset of puberty in humans is triggered by hormones released from which endocrine gland? मनुष्यों में यौवन आरंभ किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, कौन सी ऐसी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन से होता है? बताइए। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो गया तो सारे जो हार्मोन्स है उसको कौन निकालेगा? ऑब्वियस बात है ना, कोई मास्टर ग्लैंड होगा जो निकालेगा। तो फटाफट से बता दो कौन है हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड? ठीक है, बताइए कौन है मास्टर ग्लैंड बच्चे? ऑब्वियस बात है पिट्यूटरी ग्लैंड इज दी मास्टर ग्लैंड। ठीक है, चलो 83 की बात करते हैं। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर इन बॉयज एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स आर दी एग्जांपल्स और ऑफ, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कियों में स्तनों का विकास किसका उदाहरण है? बताइए फटाफट से। हमने पढ़ा है प्यूबर्टी के बाद जो गर्ल्स एंड बॉयज में क्या होता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण जो है वो उभर कर आते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, चेस्ट का ब्रॉड होना, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, गर्ल्स में क्या होता है जो उनका लोअर एब्डोमेन का पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है, या फिर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ये कौन है? ये सब बच्चे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चे इसका बी, है ना। इजी क्वेश्चंस, आगे बढ़े। Adolescence is considered a critical period of human development because किशोरावस्था को मानव विकास की महत्वपूर्ण अवस्था क्यों माना जाता है? एडोलेसेंस इतना क्रिटिकल क्यों माना जा रहा है? आप सब एडोलेसेंस पीरियड में चल रहे हो, आप सब एडोलेसेंट्स हो, तो दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, रैपिड फिजिकल ग्रोथ हो रही है, आप लोगों की इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही साथ में इस समय शारीरिक वृद्धि भी हो रही है और इमोशनली भी आपकी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है, आपके अंदर बहुत सारे बिहेवियर के चेंजेस आ रहे होंगे, है ना। ये सब जो है वो हो रहा होगा, तो आप सब ये महसूस कर सकते हो, है ना बच्चे। चलिए, कंप्लीटली नॉर्मल है सब कुछ, बिकॉज ये सबके साथ होता है, ठीक है, तो परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। आ जाओ 85 की बात कर लेते हैं। प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग फोर्स एरिया फोर्स बाय द एरिया ओवर व्हिच इट एक्ट्स, द करेक्ट फॉर्मूला। देख रहे हो कितना घुमाया क्वेश्चन को। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया। नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। दाब जो है वो बल से किसको डिवाइड करते हैं? क्षेत्रफल को। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आखिरी के दिनों में अगर पूरी बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लान से तैयारी करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स को अभी परचेज कर लो, ठीक है बच्चे। उसी के साथ आप मॉडल पेपर्स को भी खरीद सकते हो, कहां से? विदा ऐप से भी, साथ ही साथ में आप फ्लिपकार्ट पे भी आपके मॉडल पेपर्स अवेलेबल है, उनको खरीद लीजिए। बिकॉज ये जो आपकी OMR शीट है ना, इसको भरना, इसको प्रैक्टिस करना घर पे बहुत ज्यादा जरूरी है। देख रहे हो ना कितनी कॉम्प्लेक्स है ये, इसको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा, अच्छी तरीके से नहीं फिल करा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से मॉडल पेपर्स को परचेज कर लो, तैयारी करो और बेस्ट तैयारी करो, ठीक है। इसी के साथ अब आप जो हमारा गेस्ट पेपर है बच्चे, उसको नेक्स्ट डे कहां पर कहते हैं वो कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप हमारे एप्लीकेशन पर फिर से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज हम ये जो पेपर कर रहे हैं उसको आप कल संडे को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जरूर अटेम्प्ट करना ताकि आपको पता चले कि यहाँ जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ था वो वहां पर ठीक हुआ है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और बात करते हैं AIMT के बच्चे, जो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है JNV से पहले अपने आप को एनालाइज करने की। तो सिंपल सा क्या करना है, 2 बजे आपको क्या करना है, 2 बजे आपको
AIMT देना है और अपनी रैंक को एनालाइज करना है। अभी जो मैं आपको ये मॉडल पेपर बता रही थी ना कि OMR शीट भरना कितना मुश्किल है, अगर इसको परचेज नहीं करना चाहते हो तो AIMT जरूर देना, बिकॉज टॉप 3 रैंकर्स को क्या मिलने वाली है, टॉप 3 रैंकर्स को मिलने वाला है मॉडल पेपर के 10 सेट। ये मैं आपको एक सेट दिखा रही हूँ, ऐसे 10 सेट मिलने वाले हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस। कितने सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, और साथ ही साथ में 10 बार अगर OMR शीट भरोगे तो क्या 11वीं बार हाथ कांपेगा? बिल्कुल नहीं, ऊपर से प्रो हो जाओगे एकदम। ठीक है, तो फटाफट से परचेज कर लो और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 86 की बात करते हैं। Elephants weigh several tons but don't sink easily into soft ground because हाथी का वजन बहुत अधिक होता है, उसके बावजूद भी वो जमीन में धंसता तो नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा है जो हमारे हाथी है ना, ठीक है, वो क्या है, उनका जो फीट है बच्चे, उसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, और हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया। ठीक, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अब एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ब्रॉडर फीट जो है वो वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर लार्ज एरिया में। यहाँ पर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से वो लोग धंसते नहीं है जमीन के अंदर। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। A carpenter can easily drive a pointed nail into the wood, but a blunt nail requires much more force. This is because एक बढ़ई जो है एक नुकीली कील को लकड़ी में आसानी से ठोक सकता है, जबकि कुंद कील को ठोकने में अधिक बल लगता है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात बताती हूँ, सब लोगों ने अपने घरों में कीलें देखी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पॉइंटेड एंड है, यहाँ पर इसका एरिया कैसा हो गया, एरिया हो गया बच्चे बिल्कुल ही कम, बहुत कम एरिया है। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर सबसे ज्यादा, तो इजिली चली गई वुड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैं एरिया बढ़ा दूं, एरिया अगर मेरा बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, द शाफ्ट टिप कॉन्सेंट्रेट प्रेशर ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया, इस वजह से वो इजिली अंदर वुड में पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, तो बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। When you try to push a heavy box across a floor, you feel resistance. This resistance of motion is known as। हमने सिंपल सी बात करी, हम इधर क्या कर रहे हैं, हम इधर मोशन कर रहे हैं, यानी कि गति कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो चलने का वो है वो कहाँ है, वो इधर की साइड है, और एक दूसरा मोशन जो है वो हमको क्या कर रहा है, एक दूसरा फोर्स जो है वो इधर साइड से लग रहा है, उसको क्या बोला जाता है, बताओ फटाफट से। अपोजिंग फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शन होता है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका बी बच्चे। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? चलिए 89 की बात करते हैं। व्हीकल टायर्स, जो हमारे व्हीकल के टायर्स हैं, आर मेड ऑफ रबर विद ग्रूव पैटर्न्स, बिकॉज वाहनों के टायर जो हैं उनके अंदर खांचे बने होते हैं। सबने देखा है ना, MRF का एड देखा होगा, C8 का टायर का एड देखा होगा, IPL में तो बहुत आता है, और तुम सब क्रिकेट के फैन हो, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरीके से ना कुछ खांचे टाइप के बने हुए होते हैं, ये सब देखे होंगे तुम लोगों ने। तो ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात ये है कि जो रबर है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है विद रोड सरफेस प्रोवाइडिंग द बेटर ग्रिप। रबर जो है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगी क्योंकि वहां पे इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है, तो घर्षण बढ़ा, साथ ही साथ में ग्रिप जो है वो मजबूत हुई, मतलब हमारे जो स्लिप नहीं करेगी हमारी बेसिकली कार या फिर जो भी ट्रक वगैरह है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलिए 90 की बात करते हैं। Despite various methods like polishing surfaces and using lubricants, friction can never। सतह को चिकना करने और स्नेहक लगाने जैसी विधियों के बावजूद भी घर्षण को कभी भी क्या नहीं करा जा सकता। बताओ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तुम लोग दिमाग लगाओ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि अगर मैं लुब्रिकेंट यूज भी कर लूं तभी मैं फ्रिक्शन को क्या नहीं कर सकती, रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, इंक्रीज डेलिबरेटली, मेजर्ड एक्यूरेटली, या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, मैं कितना भी ग्रीस ऑयल, मिनरल ऑयल या फिर ल्यूब्रिकेंट का यूज कर लूं, लेकिन मैं कंप्लीटली फ्रिक्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगी। कम कर सकती हूं उसके प्रेशर को, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती। इस वजह से डी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि हम उसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, 91 की बात करते हैं। साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टेस्ट इन स्टील, स्लोअर इन वाटर एंड स्लोएस्ट इन एयर। दिस इज प्राइमरली बिकॉज, हमें पता है साउंड जो है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे ठोस के या फिर सॉलिड के, वो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, है ना, तो वो आराम से जो है वो इस तरीके से पास करती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड अलाउइंग फास्टर वाइब्रेशन इन
ट्रांसफर। तो ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ठोस के कण जो है वो पास पास हैं और जिससे कंपन जो है वो तेजी से संचारित होता है, वाइब्रेशन ही तो है हमारा साउंड, तो वाइब्रेशन जो है वो फटाफट से भाग के आगे चला जा रहा है, पार्टिकल्स के थ्रू मूव कर रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करें 92 की। चलो, अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज हैव इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो ध्वनियां होती हैं जिनको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं और ह्यूमन ईयर उनको नहीं सुन सकता है, वो किस चीज में काम आती हैं? वो काम आती हैं बच्चे सोनार तथा चिकित्सक इमेजिंग में, यानी कि डिटेक्टिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स एंड मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, पेट में दर्द हुआ मम्मी, ठीक है, चलो बच्चे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करवाते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, मेडिकल इमेजिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं 93 की। आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम और जिंक यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्राइमरली हेल्प्स टू, क्या है? सिंपल, सिंपल समझने की कोशिश करना। घर पे एक लोहे की किवाड़ थी, ठीक है, लोहे का दरवाजा था, उसमें क्या लग गया? लोहे जंग लग गया। किस वजह से लगता है? आयरन ऑक्साइड बन गई वाटर एंड मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, वाटर है, एयर है, मॉइस्चर की वजह से क्या लग गया? आयरन ऑक्साइड बन गई, जिंक का लेयर आ गया, मतलब जंग लग गई। ठीक है, उसके ऊपर उसको ठीक करने के लिए क्या करा गया? जिंक की या फिर क्रोमियम का प्लेटिंग कर दिया गया। सिंपल, गैल्वेनाइजेशन, जो कि किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, यानी कि विद्युत लेपन का। विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन होता है जब भी कोई प्रोसेस हम किसी भी अपने एक मेटल के ऊपर, एक धातु के ऊपर अपनी मनपसंद की मेटल को चढ़ाते हैं, उसको बोला जाता है विद्युत लेपन, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बताओ फटाफट से कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में हेल्प करती है? कमेंट सेक्शन में बताना है सबको। हाँ, तो बताइए बच्चों क्या होना चाहिए इसका आंसर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में यूज होता है? यूज होता है रस्ट को प्रिवेंट करने में और अपीयरेंस को बढ़ाने में, यानी कि बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जंग लगने से बचना और वस्तु की सुंदरता को बढ़ाना। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं और 94 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स व्हिच वुड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, निम्नलिखित में से किस द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकेगी आराम से? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा आराम से पास हो जाएगा उसी चीज में जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस प्रेजेंट होंगे। तो डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होगा, प्योर अल्कोहल में भी नहीं और वेजिटेबल ऑयल में भी नहीं, यानी कि जो हमारा नींबू का रस है ना बच्चे, उसमें आराम से आयंस है और आराम से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो आराम से प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 95 की बात करते हैं। टचिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स इज डेंजरस बिकॉज, गीले हाथों से विद्युत के स्विच या फिर उपकरण छूना खतरनाक हो सकता है, शॉक लग सकता है। सिंपल सी बात है ना, वाटर इज अ कंडक्टिंग लिक्विड, क्या करेगा? सुचालक है, कंडक्ट कर सकता है, तो वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म यू सी लाइटनिंग फर्स्ट एंड हियर द थंडर फ्यू सेकंड्स लेटर, व्हाट हैपेंड? ये तो तुम लोगों ने घर में भी कहते हैं एक बार देखा ही होगा, कभी ना कभी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा होगा तुमसे, तुम्हारी साथ वाले क्लासमेट्स ने, कि देख रहा है ऊपर देख, थंडर जो है वो पहले दिखाई दिया है लेकिन जो आवाज है ना वो बाद में सुनाई दी है, ऐसा क्यों होता है बताओ? यू सी लाइटनिंग फर्स्ट, पहले लाइटनिंग दिख गई लेकिन थंडर जो है वो बाद में सुनाई दिया, आवाज बाद में आ रही है, बिकॉज जो हमारी लाइट है वो ट्रैवल करती है मच फास्टर देन साउंड, प्रकाश जो है वो ध्वनि से बहुत तेज चलता है, बहुत तेज गति करता है। ठीक है, 97 की बात करते हैं। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग द सेफेस्ट प्लेस टू टेक शेल्टर इन, बिजली का तूफान आ रखा है, ठीक है, बहुत एकदम कड़ाके वाली सिचुएशन हो रखी है। तारक मेहता में जब भूतनी वाला एपिसोड देखा होगा ना, उसमें जो होता है ना एकदम बिजली चमकती है, हवाएं चलती है, बिल्कुल वो वाला सीन जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आपको क्या करना है? आपको जाना है इनसाइड अ बिल्डिंग और आकार, ठीक है, किसी भवन या फिर कार के अंदर आपको चला जाना है। ऐसा क्यों? कार के जो टायर्स हैं बच्चे वो किसके बने हैं? रबर के, जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो सिंपल है, आप बच जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 की बात करते हैं। When light from a lamp falls on a mirror, it changes direction, travels back. This phenomena is known as, एक लाइट जो है वो फॉल करती है किस पे? लाइट फ्रॉम अ लैम्प ऑन अ मिरर, मिरर पे गिरती है, यानी कि मिरर के ऊपर एक इंसिडेंट रे गिरी लाइट की। सिंपल सी बात है, ये क्या करती है? चेंज करती है अपने डायरेक्शन को और ट्रैवल कर जाती है बैक, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये है हमारी इंसिडेंट, ये है हमारी नॉर्मल। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन का, यानी कि परावर्तन। कितना आसान था, बस घुमा दिया गया है। ठीक है, 99 when white sunlight passes through a glass prism it splits into a band of several colors, वेब ग्योर बनाता है। the phenomena is known as, देखो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज भी है और बारिश भी हो रही है, जैसे ही सूरज की किरणें ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है वो 7 रंगों में विभाजित होकर रेनबो बनाती है। दिस प्रोसेस
इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विकिरण। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। व्हेन यू रेज योर लेफ्ट हैंड व्हाइल लुकिंग इन द प्लेन मिरर द इमेज अपीयर्स रेजेस इट राइट हैंड, दिस फिनोमेना इज नोन एज। मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ, मैंने खड़ा करा अपना लेफ्ट हैंड, क्या दिख रहा है, राइट दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पार्श्व का उलटना। तो यहाँ बच्चों आपके खत्म होते हैं 35 क्वेश्चंस, जो कि किसके थे, अपने कूलर सब्जेक्ट के साइंस के। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। तो बच्चों अब आपको या तो लैंग्वेज कराई जाएगी या मैथमेटिक्स करवाई जाएगी, तो वेट करिए क्योंकि आपके सर जो है वो अभी आने ही वाले होंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिल करो, रिलैक्स करो और पढ़ाई करते रहो। हम मिलेंगे आपसे कल के गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। तो आइए बच्चे पार्टी, अब हम बात करेंगे मैथ्स की। आप जानते हैं मैथ्स कितनी जरूरी है और कितनी जरूरी नहीं है। जो मुझसे पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि भैया मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं भैया, है ना। और अब पढ़ेंगे मैथ्स मैथ्स मैथ्स। आ जाओ, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए जल्दी बताइए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि इनमें से कौन सी बात जो है गलत है। क्लियर इतनी बात है। कह रहा कौन सी बात जो है भैया गलत है, आप खुद देखिए बड़े ध्यान से। क्या क्या लिखा है, 7/6 प्लस 4/7 इक्वल टू 4/7 प्लस 7/6, ये बात बिल्कुल सही है। या अगर यानी कि आप 2+3 करें या 3+2, आंसर तो वही आना है, वही आना है, यानी ये बात सही है। अगला देखिए क्या कह रहा है, 7/6 डिवाइडेड बाय 4/7, क्या ये इसके बराबर होगा 7/6 इंटू 7/4। कुछ बच्चे कह देंगे हाँ सर ये गलत है, लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में होता है और ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, यानी भैया 7/6 इक्वल है किसके, 7/4 के, यानी ये बात बिल्कुल सही है। आइए अगली देखिए, क्या 7/6 इंटू 4/7 इक्वल टू 4/7 इंटू 7/6, ये बात भी सही है। लेकिन केवल ये वाली जो बात है जिसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात क्या बिल्कुल गलत है, अगर मैं आपसे कहूँ 2-3 कर बच्चे, या आपसे कहूँ 3-2 करो, तो बताइए क्या आंसर सेम आएगा दोनों से, खुद ही सोचिए। अगर मैं आपसे कहूँ भाई 3-2 कर दो या 2-3 कर दीजिए, क्या आंसर सेम आएगा। एक मिनट रुकिए, फोन साइलेंट कर दी। तो आप भी कहेंगे नहीं सर, आप भी क्या कहेंगे भाई, नहीं सर आंसर सेम नहीं आएगा। क्लियर इतनी बातें, बोलिए क्लियर। तो यानी कि भैया ये वाला जो गलत स्टेटमेंट है, ये क्या गलत है। आइए, कह रहा है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 9 एट यूनिट प्लेस, कह रहा है कि भैया किस नंबर का स्क्वायर करने पर आखिरी में 9 आएगा। एक बात बताओ, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 है। अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है 49, यानी भैया इसके लास्ट में तो 9 आएगा। इसका करोगे लास्ट में क्या है 4, 4 का स्क्वायर करने पे क्या आता है लास्ट में 6, भैया इसमें 6 आएगा। इसका क्या है बेटा 6, 6 का स्क्वायर करोगे फिर क्या आएगा 36, यानी लास्ट में 6। इसमें भी क्या है भैया 6 है, तो यानी 6। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 9 आएगा, वो क्या भैया 97। क्लियर इतनी बात। आइए, कह रहा बताइए हाउ मेनी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 38 एंड 39। कह रहा 38 से लेकर 39 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, ये कहना चाह रहा है कि वो 38 के स्क्वायर से लेकर बेटा बेटा 39 के स्क्वायर तक के बीच में कितने नंबर आएंगे वो बताइए। अब वो जो टोटल नंबर्स आते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो जो टोटल नंबर्स आते हैं वो कितने आते हैं, 39 का स्क्वायर, बड़े ध्यान से सुनिए, 39 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, बाद में लास्ट में एक और माइनस कर दीजिए, क्या और माइनस कर दीजिए 1। चलिए अब बड़े ध्यान से देखिए इसको क्या करेंगे, क्या आप 39 का स्क्वायर करेंगे 38 का स्क्वायर करेंगे, नहीं भाई। आप देख पा रहे हैं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और आपको पता है ये क्या होता है भैया, एक बार दोनों को माइनस कर दो और एक बार दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी भैया ये हो गया 39 माइनस 38, ठीक है, और ये हो गया भैया 39 प्लस 38। क्लियर इतनी बात, और बाहर -1, ठीक है, ये हो गया भैया 1। ये कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, ये कितना आ जाएगा बोलिए, आप कहेंगे भैया ये हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा 9 और 8 कितना 17, 3 3 6 1 7, 77 -1, ये हो गया भैया 77 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके और बाहर -1, यानी भैया 76 क्या है सही उत्तर है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोले क्लियर इतनी बातें, क्लियर। आइए नेक्स्ट पर आइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए। देखिए अंडर रूट के अंदर भी 169 है, प्लस अंडर रूट 144 है, 144। आप बताइए अंडर रूट 169 किसका होता है, आप कहेंगे भैया ये तो 13 का होता है, मैंने कहा हाँ भाई। और अंडर रूट 144 किसका होता है, 12 का, तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे भैया 25। हाँ 25 का मतलब क्या होता है भैया 5, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए, कह रहा है देखिए प्रोडक्ट जो है नॉन जीरो रेशनल नंबर का और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होता है। देखिए अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए 3/2, 3/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप ही बताइए, इसका जो एमआई होगा, यानी कि इसका जो व्युत्क्रम की गुणन होगी, है ना, वो तो ये क्या होगा बताइए। आप कहेंगे भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसको उल्टा कर दो, यानी भैया 2/3 होगा। वो यही कह रहा है, कोई भी बताइए प्रोडक्ट बताइए, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, जैसे आप देख पा रहे जीरो तो नहीं है, तो इसलिए नॉन जीरो रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर क्या होगा। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, आपको कि भैया सब कट गया, यानी कि भैया 1 आएगा। कोई बच्चा जीरो ना बोले 1 आएगा, क्योंकि भैया यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 × 1 अपॉन 1 × 1 यानी भैया 1 आएगा।
क्लियर की नहीं बात? आइए, कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव क्यूब रूट एंडिंग विद 2। कह रहा बताइए किसका क्यूब करे? कि अच्छा, किसका क्यूब रूट करे? अगर इनमें से अगर सबका क्यूब रूट करे तो बताइए किसके लास्ट में 2 आएगा? क्लियर की नहीं बात? एक बात बताइए, बड़े ध्यान से समझिए, अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 8 आता है। चाहे आप 12 का क्यूब कर लो बेटा, 12 का क्यूब कर लो, कोई भी वो संख्या जिसके लास्ट में 2 से एंड हो रहा है, उसका क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 12 का क्यूब क्या होता है? 1728, तो भैया 8 आता है। यानी कि भैया अगर मैं इसी का क्यूब रूट करता 1728 का, तो वो क्या आता? 12। यानी भैया जिसके आखिरी में 8 है, उसका क्यूब रूट करने पे क्या आएगा? 12 आएगा। अब देखो 8 किसके आखिरी में है? 7 है या 6 है या 4 है? तो ये चारों ऑप्शन कट गए, केवल एक ही ऑप्शन है 8 जिसके आखिरी में है, तो यानी डी इज द करेक्ट आंसर। बोले क्लियर इतनी बातें? आइए नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है, 2 क्यूब्स ईच विद साइड 6 सेंटीमीटर जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूब। देखिए 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, बड़े ध्यान से समझिए। एक क्यूब ये है भाई, एक क्यूब ये है, ठीक है, एक इसी से साथ चिपका हुआ एक और क्यूब है। अब वो देखो एग्जैक्ट तो बन नहीं पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, है ना। मान लो इसे एक क्या है, एक और क्यूब भैया ऐसे चिपका हुआ है, समझ रहे हो? एक 2 क्यूब ऐसे चिपके हुए हैं साइड टू साइड, मान लो इनकी पूरी साइड चिपकी हुई है, कह रहा है, और एक की साइड 6 है ना, मान लो इसकी साइड इतनी यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो भैया इसकी भी क्या है, ये 6 है। जब आपने देखा जब इन दोनों को चिपकाया गया तो कह रहा है इससे क्या बनाते हैं, क्यूबॉइड बनता है। तो कह रहा है बताइए इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए जब 2 क्यूब आपस में चिपकाए गए तो ये देखिए लंबाई कितनी हो गई, आप कहेंगे भैया लंबाई तो 6 + 6 यानी 12 हो गई, लेकिन बेटा ये जो चौड़ाई है, ये जो ब्रेड था, ये कितनी रहेगी? ये तो 6 ही रहेगी भैया, ये 12 है बेटा, 12, ठीक है। ब्रेड क्या भैया 6 रहेगी, और हाइट भी क्या भैया 6 ही रहेगी। हाइट तो उतनी है, बस केवल क्या है, जब 2 चीजों को जोड़ोगे तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो भैया अब आपके पास लेंथ है, ब्रेड का हाइट है, क्या आप टीएस से नहीं बता सकते? टीएस से क्या होता है बोलिए? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। आइए 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेड यानी 12 मल्टीप्लाई 6, ब्रेड इंटू हाइट यानी 6 इंटू 6, और हाइट इंटू लेंथ यानी कि भैया 6 इंटू 12। क्लियर? ये हो गया 2, 12 6 72, 6 6 36, और 12 6 72 हो गया। इनको जोड़ दीजिए, हो गया 2, और ये हो गया 2 और 2 4, 7 7 14, और प्लस का 36। क्लियर? 144 और 36 जोड़ दो भाई, 6 4 10, 7 से ले 4 1 5 और 3 8, यानी 180, तो ये हो गया। यानी भैया 2 मल्टीप्लाई 180, और ये कितना आएगा? आप कहोगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर होगा। क्लियर है? बोलिए क्लियर इतनी बातें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भाई अभी आप हमारे साथ जेएनवी के सफर में जुड़े हैं, अभी आप हमारे साथ जेएनवी के साथ भी, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो जेएनवी स्कूल में पहुंच जाओगे, इसके साथ भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कहाँ पर? इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक क्लास 9 10 चैनल को, यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। क्लियर? चलिए बताइए इसकी मल्टीप्लाई बताइए। देखिए डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या? 2 2 2। क्लियर है? 2 2 2 यानी टोटल भैया डेसिमल आएंगे 6। क्या आएंगे? 6। आप गिनिए, देखिए कहाँ कहाँ पर है, देखिए 1 2 3, यहाँ तो हटा दो भैया, 1 2 3 4 5 है, इसी में 6 है, इसी में 6 है भैया, इसमें गिनो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, तो इसको भी हटा दो। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, हटा दो, केवल एक ही ऑप्शन बैठता है, सीधा सीधा, बस खत्म कहानी। ना मल्टीप्लाई की जरूरत, केवल डेसिमल से काम होगा। आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वो लीस्ट नंबर बताइए जिससे 256 को डिवाइड करे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलिए 256 की फैक्टर करिए, करिए भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 4 1 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8 हो गया बेटा, फिर 2 से काटिए, 2 तेज 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए कितना हो गया? 16, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए भैया कितना हो गया? 2 2 चौके 8, कितना हो गया भाई? 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर दोबारा 2 से काटिए, 2 एकम। क्लियर? और देखिए कह रहा है कि बताइए किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब का मतलब है क्यूब बनाना, यानी कि भैया 3 सेम संख्या होंगी, उनका एक ट्रिपलेट बनेगा। देखो जैसे जैसे ये 3 संख्या होगी, इन तीनों का ट्रिपलेट हो गया। अब ये 3 संख्या हुई, इनका ट्रिपलेट। अब देखो बची कौन सी? ये 2 बची हुई है ना, यानी कि भैया ये वाला 2 और एक ये वाला 2, अगर इन दोनों को ही उड़ा दें, अगर इन दोनों को ही उड़ा दें, यानी कि डिवाइड करना है यानी उड़ाना है, मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों को ही उड़ा दे तो यानी कि हमारा जो संख्या है वो क्या बनेगी? परफेक्ट क्यूब। बताओ, यानी कि 2 × 2 कितना? 4, यानी भैया 4 से इसको डिवाइड कर दो, खत्म कर। बोले क्लियर है? आइए 40 पर कह रहा बताइए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दे रखा भैया? 3 2 1, कितने जीरो? 1 2 3 4 5, यानी इंटू 10 की पावर 5। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो यानी भैया एक इधर जाएंगे और एक इधर जाएंगे, यानी 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, तो यानी भैया 3.21 इंटू कितनी बार इधर आया भाई? 2 बार, तो प्लस 2 कर दो। 3.21 इंटू 10 की पावर 7, यही क्या है? उत्तर है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोले क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है इसको सॉल्व कर दो भैया। क्या है भैया? ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर -1 और उसकी भी होल पावर -6। अब आप खुद ही देखिए भैया, पावर की पावर है, पावर की पावर है, यानी -1 इंटू -6 करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 + 6 यानी ए की पावर 8, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर तो नहीं बातें? बताइए भाई, क्लियर है? हम्म। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आइटम है जिसको मार्क करा गया 840, यानी कि भैया उसका मार्क प्राइस जो है 840 है।
सोल्ड करा जाता है 714 का, यानी जो सेलिंग प्राइस है 714 है। कह रहा बताइए डिस्काउंट परसेंटेज। अरे भाई 840 की चीज 714 में गई है, माइनस करो कितना डिस्काउंट मिला। ये कह दिया है 10 में 4 गए 6, 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 8 में 7 गया 1, यानी भैया जो डिस्काउंट मिला भैया वो 126 का मिला। ये तो पैसों में मिला, लेकिन वो क्या कह रहा है परसेंटेज में बताओ, क्या बताओ परसेंटेज में। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना डिस्काउंट है 126, किसके ऊपर मिला 840 के ऊपर मिला इंटू 100%। क्लियर, ये कट जाएगा, बोले क्लियर। 2 से काट दो, 2 छींग 12, 2 तिया 6, ये हो गया 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। क्लियर। अब देखो भैया ये बच गया 63 अपॉन 42 मल्टीप्लाई 10, किससे, ये लगभग आएगा 630 बटे में 42, है ना। ये हो गया भैया 630 बटे में 42%। अब चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए, कट पाएगा नहीं कट पाएगा, 630 को 42 से डिवाइड करिए, हो गया भैया 42 से कम 42। ठीक है भाई, 3 में से हो गया 1, 6 में 4 गए 2 और ये आ गया 0। अब 42 गुना 5 और कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, यानी 210 आ गया, यानी भैया 5 बार में और कट गया। यानी भैया कट कटाकर कितनी बार कटा, 15 बार। यानी जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 15% का जो है भैया डिस्काउंट है। क्लियर चली बात है, बोले क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 आवर इज 40 किलोमीटर। कह रहा है गाड़ी है, एक गाड़ी है भैया, वो एक घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। तो यानी भैया कार की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 40, टाइम कितना 1 घंटा, यानी 40 किलोमीटर 1 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ गई आपको, होगी 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। क्लियर है, स्पीड मिल गई। आगे देखिएगा, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम कार विद द सेम स्पीड इन 15 मिनट। कह रहा बताइए अगर आपके पास टाइम 15 मिनट है तो ये गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी इसी स्पीड से। देखिए टाइम 15 मिनट, यानी कि भैया आवर बदलेंगे 15/60, यानी भैया 1/4 घंटा, 1/4 घंटा। अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस को पता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है भैया 40, इंटू टाइम कितना है 1/4। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चे तो कितना आ गया 10 आ गया, यानी डिस्टेंस होगा भैया वो 10 किलोमीटर होगा। क्लियर, बोले क्लियर है, क्लियर कट। आइए नेक्स्ट पर आइए। कह रहा बताइए इफ रहीम परचेज अ शर्ट फॉर 900, रहीम कोई शर्ट को 900 खरीदता है और जीएसटी देता है 18%, तो बताइए कितना देगा। अरे भाई 900 रुपया की शर्ट है, इस पर 18% जीएसटी लगेगी, क्या लगेगी 18%, यानी इसको 18% और बढ़ा दो। खत्म कहानी, नीचे लिखो 100, ऊपर लिखो 100 प्लस 18 कितना हो गया 118, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया 118 मल्टीप्लाई 9 आ गया, करिए मल्टीप्लाई 118 गुना 9। आप कहेंगे 9 8 72, 9 एकम 9 और 7 16, 9 एकम 9 और 1 10, यानी भैया 1062 कितना आ गया 1062, यानी कि 1062 रुपीज क्या है उसको देने पड़ेंगे जीएसटी लगने के बाद। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए कह रहे फॉर नंबर एक नंबर है जो भैया 20% बढ़ता है 20% घटता है, तो बताइए नेट इंक्रीज डिक्रीज। अरे भाई कोई भी नंबर है मान लो 100, कितना बढ़ा पहले 20%, तो कितना हो गया ऊपर 100 प्लस 20 120, फिर भैया कितना घटा 20, तो 100 माइनस 20 80। क्लियर, देखो 12 8 96 और नीचे 10 गुणा 10 यानी 100। पहले संख्या 100 थी, अब समझिए वो संख्या पहले क्या थी भैया 100 थी और बाद में क्या हो गई 96, पहले 100 थी बाद में क्या हो गई 96, तो अब आप खुद ही बताइए कितनी बढ़ गई, खुद ही बताइए बढ़ गई घट गई। आप कहेंगे घट गई, कितनी बेटा 4, कितनी घट गई 4। नीचे हमेशा 100 है, ये क्या है 100 है, तो 100 के कंपैरिजन में आप क्या डायरेक्टली कह सकते हैं कि भैया 4% डिक्रीज हो गई, क्या हो गई भैया डिक्रीज हो गई, यही कैसे होता है। क्लियर, चले आइए मॉडल पेपर के बारे में बता दूं मेरे लाल। 399 में आपके पास 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 599 में 20 और 999 में 30 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर बहुत ही जरूरी है, अभी क्लास 6 के बच्चे हैं उनका एग्जाम चल रहा है, उनको पता है मॉडल पेपर कितना जरूरी रहा होगा, है ना। मॉडल पेपर जिसे कहते हैं ना यार कि बड़ी काम की चीज होती है, मॉडल पेपर वो चीज है, ठीक है। और साथ में भैया 14 दिसंबर को 2 बजे 14 दिसंबर को 2 बजे आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। ये फ्री का है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्कैन करना है, इसको स्कैन करेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, एप्लीकेशन में जाकर देखिएगा इसे लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हर साल और उसमें लिखा होगा एनरोल नाउ। इस एनरोल नाउ पर क्लिक करिए, 2 बजे का इंतजार करिए, जैसे ही पेपर चालू होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, पेपर देना शुरू करिए। पेपर दे देंगे आप, उसके बाद अगर आपकी अच्छी रैंक आई होगी तो लीडर बोर्ड में आपकी रैंक आएगी, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक 5 रैंक 6 ऐसे चलती रहेगी नीचे तक। और जिसकी रैंक 1 जिसकी रैंक 2 जिसकी रैंक 3 होगी भाई, उसको मॉडल पेपर का सेट मिलने वाला है, 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे ओएमआर के साथ। क्लियर नहीं बातें। आइए चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कंपाउंड टेस्ट बता दो। अरे यार कुछ भी नहीं, तुम बताओ, चलो होमवर्क में आज तुम्हारा। चलिए कह रहा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक, कह रहा इसके जैसा कौन सा है, देखो 68 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है, इसके जैसा कौन सा है ये उसने पूछा। पहले एक्स स्क्वायर इन वेरिएबल को अलग कर लो बेटा, तो यानी आप चेक करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो इसे तो हटा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्या है 68, अब चेक करो कहां पर 68 की मल्टीप्लाई हो रही है, या 68 की फैक्टर कर लो। बोलो 2 तिया 6 2 चौका 8, 2 से काटोगे कितना हो गया 17, अब भैया 17 एकम 17, यानी भैया 2 मल्टीप्लाई 17, जहां पर ये तीनों चीज होंगी 2 मल्टीप्लाई 17 वहां पर मेरा आंसर आएगा। चेक करो कहां पर है,
देखो 2 यहाँ 2 है, नहीं है। अब तुम 17 दूनी करोगे तो कितना आता है 34, लेकिन हमें क्या चाहिए 68, ये भी नहीं होगा। देखिए 2 2 4 और 4 इंटू कितना 17 ही क्या आएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर नहीं बातें? बोलो क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा बताइए इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन करिए। इसका इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन है इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन z y स्क्वायर x क्यूब। देखो z चाहिए, z चाहिए, क्या चाहिए भैया z चाहिए, y स्क्वायर चाहिए, x क्यूब। देखो z कहाँ है z z z z y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर x क्यूब x क्यूब x क्यूब। लेकिन ये जो 286 है इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। आओ 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6। क्लियर इतनी बात। आप किससे काटोगे 11 से काट दो, 11 एकम 11, 4 में से गए 3, 11 33, यानी भैया 13 कम से कम। यानी भैया 286 को हम लिख सकते हैं क्या 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। यानी कि जहां पर ये संख्या होगी 2 11 13, जहां ये संख्या होगी 2 11 13 वो मेरा सही होगा। अब देखो 2 11 13 कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, 22 है केवल, यहाँ पर है नहीं है, यानी भैया ये हो जाएगा 2 11 13 वाला, ये सही उत्तर है। क्लियर, बोले क्लियर है। आइए नेक्स्ट पर आइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए, इसकी वैल्यू बता दीजिए मल्टीप्लाई करके। अब आप खुद ही देखिए, अगर आप इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो आप क्या देख पा रहे भैया यहाँ तो a प्लस b हो गया, और सेम संख्या भैया यहाँ पर भी है a माइनस b, और इसका आंसर क्या था आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही आएगा। चलिए a क्या था, आप कहेंगे भैया a है 5x अपॉन 7 का होल स्क्वायर, माइनस b क्या है भैया 3y अपॉन 5 का होल स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यानी भैया ये उत्तर आएगा। खत्म कहानी। अब देखो चेक करो कहाँ है, चेक करो, ये तो 5 है हटा दो, 25 एक्स स्क्वायर 49 माइनस 9, ये वाई स्क्वायर है ही नहीं तो हटा दो, ये भी हटा दो, केवल डी ऑप्शन दिख रहा है, केवल एकमात्र डी ऑप्शन दिख रहा है, जो क्या है बिल्कुल सही है। बोले क्लियर तो नहीं बातें पति भाई, क्लियर है। आगे चले, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताइए क्या आने वाला है इसका आंसर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसको सॉल्व कर दो। अरे यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही कहानी भैया, 2007 में से एक बार 1993 को माइनस कर दो, और 2007 में एक बार 1993 को जोड़ दो, खत्म कहानी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं देखो ऐसे बताता हूँ तुम्हें, 56,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56,000 आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी, मल्टीप्लाई मान लीजिए। आइए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहे एरिया जो है किसी स्क्वायर का वो ये है, तो कह रहा है इसकी साइड का। एक बात बताओ एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे भैया साइड का स्क्वायर। क्या होता है साइड का स्क्वायर, और उसने आपसे साइड पूछी। अब देखिए एरिया क्या है, अगर आप देखें ये 16 एक्स स्क्वायर, ये भैया 40 एक्स वाई, और ये क्या है भैया 25 वाई स्क्वायर, ये एरिया है, और ये किसके बराबर होगा साइड के स्क्वायर के, आपको पता है। क्लियर तो नहीं बात। अब वो आपसे क्या कह रहा है साइड बताओ, क्या बताओ साइड। एक बात बताओ, ये जो देखा लिखा हुआ है यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 40 एक्स वाई, ये कहीं देखा हो ऐसा लग रहा है, सोचिए क्या होगा ये कहीं ना कहीं किसी की आइडेंटिटी बन रही होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप क्या कहेंगे भैया ये बन रही है 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। क्यों, अगर आप इसको खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, आप कहेंगे ए स्क्वायर आ गया, यानी 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का 25 वाई का वाई स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि भैया 2 चौक 8, 8 पंजे 40 और एक्स वाई ये आएगा। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर बराबर साइड का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए भैया स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, केवल क्या बच गया 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर कितनी आ गई साइड आ गई। तो यानी भैया जो साइड है वो ये है 4x प्लस 5y, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए डन, डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताओ। कुछ भी नहीं है, देखो 4x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 3 18 हो गया भैया, फिर माइनस माइनस क्या होता है भैया प्लस का 3x इक्वल्स टू 14। क्लियर है। 4x और 3x को जोड़ो कितना हो गया 7x बराबर 14, इसको उधर ले जाकर जोड़ दो 189। क्लियर, 189 और 14 जोड़ी कितना हो गया 9 4 13, 8 1 9 और 1 10 हासिल 1 203, कितना आ गया भाई 203। 7x की वैल्यू किसके बराबर है 203, अगर x निकालोगे तो कितना हो जाएगा बोली 203 बटे में 7, यानी भैया ये हो गया 7 दूनी 14, 10 में 4 गए 6, 63, 7 9 या 63, यानी भैया x की वैल्यू 29 है। क्लियर, बोले क्लियर है, कट है इतना, डन। आइए नेक्स्ट रहिए, देखिए क्या कह रहा है, सम जो है 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 के वो ये है, तो कह रहा है सबसे बड़ा मल्टीपल। आए यार कितना आसान है क्वेश्चन है, लगातार 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कह रहा है 7 के, उनका सम ये है, तो कह रहा है सबसे बड़ा मल्टीपल बताइए। क्लियर है, बोले क्लियर तो नहीं बातें। अब एक काम करो, एक ऑप्शन बताओ तुम्हें, आप ऑप्शन को भी डिवाइड करके देखो क्या इनमें से कोई मल्टीपल बन रहा है 7 का। देखो देखो कैसे, पहला क्या है 273, 273 को 7 से डिवाइड करो, आओ 7 या 21,
7 में से 1 गए 6, 7 9 जा 63। हाँ, हाँ, अब ये तो बन रहा है। अब देखो इसको भी देखो 7 4 जा 28 1, इसको देखो ये भी सारे मल्टीपल हैं, तो यानी भैया हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखिए पहला मल्टीपल क्या मानेंगे, आप कहेंगे भैया 7n, दूसरा क्या मानेंगे भैया 7 ब्रैकेट में n+1, तीसरा क्या मानेंगे भैया 7 n+2, फिर क्या मानेंगे भैया 7 n+3, फिर क्या मानेंगे जी 7 n+4। कितने हो गए, 5 हो गए बोलो, 1 2 3 4 5, है ना। कह रहे हैं इन सबका जो सम है वो क्या है 1435। तो चलिए इनका सम करते हैं 7n, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7n प्लस 1 7 आएगा, प्लस 7n 7 2 14 प्लस 7n और 7 दिया बेटा कितना 21, प्लस 7n 7 4 28। इसका जो सम है भैया मल्टीप्लाई करके वो कितना आएगा 1435। क्लियर है। देखिए 7n कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 7 5 35n कितना हो गया 35n प्लस। अब देखिए बड़े ध्यान से क्या क्या बचा जी 7 और 14, बोलिए 7 और 14 कितना हो गया, आप कहेंगे 21, इनको मैं एक साथ लिख लूं, 21 आ गया इनका सब। क्लियर है। अब देखिए क्या है बचा मेरे पास 21 और 28, इनको भी जोड़ दीजिए, कितना हो गया भैया 8 और 1 9, 2 और 2 4 49 इक्वल्स टू 1435। क्लियर। ये हो गया भैया 35 है, प्लस ये हो गया 9 और 1 10, हासिल 1 4 2 6 और 1 7 70 बराबर 1435। 1435 में से 70 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 5, एक कैरी आ गया बेटा 13, 13 में 7 गए 6 3, यानी 1365 आ गया। कितना आ गया भैया 35n बराबर 1365। अगर आप n निकालेंगे तो कितना हो गया बोलिए 1365 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर है। 35 से इसको डिवाइड मार दीजिए, 1365 को 35 से डिवाइड करिए, बोलिए 35 दूनी कितना हो गया 70, 35 दिया कर लो, एक काम करो 35 दिया कर लो, 3 पंजे 10, 3 4 9 और 1 10, 3 4 9, 3 4 9 और 1 10, 110 आ गया, 110 आ गया, यानी 35 थी भैया 35 3 110। ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया 6, 3 में से गया 2 और ये आ गया 5। अब देखिए 265 आया, कितना आया 265, तो 35 को टेबल को 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 5 25, 5 या 15 17 है तो 175 आएगा, यानी ज्यादा चाहिए। तो एक काम करो 35 गुणा 7 कर लो, 7 5 35, 7 या 21, 21 और 3 24, ये तो 245 आया भाई। लग रहा आएगा ही नहीं, मुझे लग रहा है 35 इंटू 8 करोगे। सही है, सब कुछ सही था, कुछ गलत तो माइनस नहीं हुआ, बताइए कुछ गलत तो माइनस नहीं हुआ, बोलिए। ये हो गया भैया 7n+1, 7 हो गया है, 7n+2 14 हो गया, 7 21, 7 4 28। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 5 35, 7 और 14 बेटा 21 होता है, 7 4 11, 21 और 28 8 और 1 9, 2 2 4 49 इक्वल्स टू 1435। ठीक है, ये हो गया, इनको जोड़ोगे 9 और 1 10, हासिल 1 4 2 6 1 7 70 बराबर ये, और इसको माइनस करोगे तो भैया 70 माइनस करना था ना। 70 जब आप माइनस करोगे 5 6 और 7 13 हासिल 1 3 1 4, यही तो आ रहा है। 35 दिया कितना होता है बोलिए 130 होता है, 35 दिया 110, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, 3 पंजे 15, ओहो हो 3 पंजे 15, ये 115। हम भी ध्यान नहीं दिए भाई, इसलिए गड़बड़ा रहा है आंसर। को दोबारा डिवाइड मारते हैं, क्या भैया 1365, 1365 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, 35 इंटू 3 करोगे भैया, 35 मल्टीप्लाई 3 करोगे, आगे 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 105 आएगा। 35 तिया 105, 6 में से 5 गए 1, ये हो गया 3 और ये आ गया 5, 315। अब 35 मल्टीप्लाई 9 कर लो, 9 5 45, 9 तिया 27, 27 और 4 31, यानी 9 बार में कट गया, यानी भैया कट कटाकर कितना आ गया भैया 39 आ गया। एन की वैल्यू 39, उसने कहा सबसे बड़ा मल्टीपल। अब सबसे बड़ा मल्टीपल क्या आपका ये वाला है, क्या है भैया 7 n+4, 7 n+4 यानी 7 ब्रैकेट में n है 39+4। क्लियर है। 7 9 और 4 13 हासिल 43, 43 गुणा 7 कितना हो गया 43 गुणा 7 यानी भैया 300। एक यही कैसा ही उत्तर है, बोले क्लियर इतनी बातें। आइए, कह रहे 4 एंगल जो क्वाड्रिलेटर के वो ये है, कह रहे सबसे बड़ा बताओ। अरे भाई सबसे बड़ा क्या है 8, 8 का मल्टीपल चेक करो, क्या ये 8 का मल्टीपल है, 100 को डिवाइड करके देख लो 8 से। आओ बोलो, आप कहोगे 8 का 8, 10 में से 8 गए तो हाँ कितना हो गया, आप बोलिए 8 दूनी 16, 8 या 24, ये तो नहीं है, नहीं है। 120 को डिवाइड करके देखो 8 से, आप कहोगे 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, 8 पंजे 40, ये तो डिवाइड हो रहा है, ये भी होगा। तो क्या ये हो पाएगा 8 से डिवाइड, 210 स्कोर करके देखो भाई, 8 से डिवाइड। आप कहोगे भैया 8 दूनी 16, 11 में से गए 5, ये नहीं होगा, केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब देखिए इन 2 ऑप्शन में से कैसे करा जाएगा, खेल ये है। आप बताइए 4 एंगल क्वाड्रिलेटर के इनका सम क्या होगा, बताइए बोलिए क्या होगा, सॉरी अगर ये रेशियो में है इनका सम क्या होगा, आपको भैया 2 + 3 + 5 + 8, और ये किसके बराबर होगा 360 डिग्री के, बोलिए जोड़िए 5 और 3 8, तो 10, 10 और 8 18, यानी भैया 18 की वैल्यू 360 डिग्री, अगर एक की निकालें तो कितना आ गया 360/18, यानी एक की वैल्यू भैया 18 दूनी 36, एक की वैल्यू 20 डिग्री है। अब उसने आपसे सबसे बड़ा पूछा है, यानी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 160 हो गई, खत्म कहानी, सीधा करेक्ट आंसर।
सी इज द करेक्ट आंसर, बी भूल जाइएगा, ठीक है। आइए, कह रहा भैया जो डायगोनल है रोम्बस के, एक 35 है एक 42 है, कह रहा इसका एरिया बताइए। अरे भाई डायगोनल 1 35 है और डायगोनल 2 कितना है, 42 है, कह रहा इसका एरिया बताइए। इसका एरिया बताइए। आपको पता है एरिया जो होता है रोम्बस का वो क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, यानी विकर्ण 1 मल्टीप्लाई विकर्ण 2। ये कितना है भैया 35 सेंटीमीटर और ये कितना है बोलिए 42 सेंटीमीटर। जब आप इसको देखेंगे ये हो गया भैया 21, 21 तो ये हो गया भैया 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 गुणा 21, बोलिए 35 गुणा 21, एक पंजे 5 एक तिया 3 और भैया दो पंजे 10 दो तीन और एक 7, यानी 5 3 और 7, यानी भैया 735 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका डायगोनल, वो सर एरिया आ गया। क्लियर, बोलिए। आइए नेक्स्ट, क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं बच्चे, 2499 रुपीज में बहुत ही प्यारा आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है। आप लोग इसमें एनरोल हो जाइए, आप लोग के फायदे की चीज है। ठीक है, सारे टीचर है इसकी ऑलरेडी शुरुआत 17 नवंबर को हो गई और अंत जो है भाई 7 फेब को है। ठीक है, आइए, और सबसे जरूरी चीज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको पता है इस संडे दोपहर को 2 बजे होने वाला है, 2 बजे। आइए देखिए, कह रहा है क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर है, पी क्यू आर एस, चलिए बनाइए, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, कह रहा है भैया पी क्यू 8 है और आर एस 10 है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं सम ऑफ एंगल पी एंड एस, कह रहा पी और एस का जो सम है भैया, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो 180 है। तो कह रहा बताइए क्या होगा, बताइए। सबसे पहली चीज आप इनकी साइड चेक करिए, क्या साइड दोनों की बराबर है। आप कहेंगे भैया 10 है या 8 है, पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड बराबर होती है तो हटा दो, बोलो हट गया। ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड बराबर नहीं होती, रोम्बस की भी बराबर होती है, स्क्वायर की भी बराबर होती हैं, तो ये ऑप्शन बच गया भैया ट्रेपीजियम। आपको पता है ट्रेपीजियम को ऐसी फिगर होती है, देखा है ना सबने, पता है ना। ये साइड देखो, ये खुद ही देखो आप, ये साइड छोटी है और ये क्या है बड़ी है, तो ये ऐसी ही है कुछ, एक 8 है एक 10, तो यानी फिगर ऐसी बनेगी। क्लियर है, आइए। कह रहा देखिए इफ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:8, कह रहा दो नंबर का रेशियो 5:8 है, कह रहा उनका सम 65 है, तो बताइए नंबर क्या है। चलिए देखिए, नंबर का रेशियो क्या है 5:8, कह रहा है इसी का सम जो है 65 है। अगर मान लो नंबर ए है एक बी है, इन दोनों का रेशियो ये है, कह रहा है इसका सम 65 है। अगर आप यहाँ से सम निकाले, बोलिए 8 और 5 कितना होता है 13, यानी भैया हमारे हिसाब से सम आ रहा है 13, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सम क्या है 65, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 13 पंजे 65, एक की वैल्यू 5। तो कह रहा है नंबर बता दो, क्या बता दो नंबर। देखो पहला नंबर क्या है 5, तो यानी भैया एक की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 5 25, यानी पहला नंबर 25 है। दूसरा क्या है भैया 8, एक की वैल्यू 5, तो 8 की कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40, यानी भैया एक 25 है और एक 40 है, 20 का करेक्ट आंसर। बोलिए, क्लियर इतनी बातें, बोलिए भाई। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए देखिए, कह रहा है फ्रॉम अ नंबर 1 to 10, कह रहा है 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 से लेकर 10 तक बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि भैया पिकिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल आए। अरे भाई 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 से लेकर कहां तक 10 तक, बताओ 3 के मल्टीपल कहाँ आएंगे। आप कहोगे भैया एक 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, यही आएगा। टोटल संख्या भैया 10 है, 10 में से कितने मल्टीपल आ गए ये बताओ, कितना आ गया। आप कहोगे 3, तो भैया यही प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है, डन। आइए नेक्स्ट देखिए, कह रहा रेंज बताइए इस डेटा की। रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, एचवी माइनस एलवी, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट। आप सबसे बड़ी वैल्यू देखिए, यानी जो सबसे प्लस है वो कितनी है 7 है, माइनस लोएस्ट कौन सी है बताओ। लोएस्ट कहोगे माइनस में छोटी होगी, मैंने कहा हाँ भाई कौन सी वाली। आपको पता है माइनस में जितनी बड़ी संख्या वो उतनी छोटी है। आप कहोगे भैया सबसे बड़ी तो ये है, तो यही क्या है सबसे छोटी है, क्योंकि भैया 7 माइनस माइनस प्लस 7 और 8 कितना होता है बेटा 15 होता है, यानी 20 का करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर, चलें। आइए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज टू 4 टाइम, कह रहा है क्यूब की साइड को इंक्रीज कर देंगे 4 गुना, तो कह रहा है बताइए वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। एक बात मानिए, अगर एक क्यूब है मान लीजिए उसकी साइड ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है, ए का क्यूब होगा। अगर इसकी साइड को 4 टाइम्स कर दे, क्या कर दे 4 टाइम्स, तो भैया जो नई साइड आएगी वो क्या आएगी 4 ए, 4 ए। अब साइड हो गई 4 ए, अब 4 ए के हिसाब से वॉल्यूम निकालोगे तो आप क्या कहोगे भैया 4 ए का होल क्यूब आएगा, यही आएगा। यानी भैया कितना हो गया 64 ए क्यूब। अब बड़े ध्यान से देखिए, पहले वॉल्यूम ए क्यूब था, अब कितना आया 64 ए क्यूब। देखिए पहले वॉल्यूम ए क्यूब था, अब कितना आया 64 ए क्यूब। तो आप ये बताइए कितना गुना हो गया, कितना मल्टीपल दिख रहा है आपको, बताइए। ए क्यूब से 64 ए क्यूब बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई करोगे, आप होगे भैया 64, यानी 64 गुना हो गया भैया। क्लियर, बोलिए डन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भैया जो गैस पेपर आप लोगों का चल रहा है ये एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है एमसीक्यू फॉर्मेट में, आप वहां पर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर। आइए देखिए, एक डाइस है उसे फेंका गया 2 बार। आपको पता है जब 2 बार डाइस को फेंका जाता है, बड़े ध्यान सुनिए, एक डाइस है उसको फेंका गया 2 बार। आपको पता है एक डाइस को, जब एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है। यानी भैया जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 36 में से निकलेगी।
तो कह रहा बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 12। कह रहा है कि भैया दोनों जो नंबर है उन पर जो सम आ जाए वो 12 आता है। अब कैसे आएगा 12? खुद सोचा, अगर मान लो पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2, आप सम कितना आ रहा है 3। ऐसे भैया मान लो 1 पर 4 आए, 1 पर 1 आए, तो कितना आएगा सम 5। कह रहा है जी 12 आना चाहिए। 12 का मतलब क्या है भैया, इस पर भी 6, इस पर भी 6, आप कहोगे 12, यानी भैया केवल एक ही वैल्यू बैठती है ऐसी, तो 12 आने की। मैंने कहा क्योंकि भैया सबसे बड़ा ही सम 12 होता है। तो यानी भैया 36 में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको जोड़ने पर 12 बैठता है, तो यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए 62। तो ये कह रहा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग टू कंस्ट्रक्ट अ 14 मीटर डीप वेल एंड डायमीटर 6 मीटर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा मान लीजिए एक जमीन है, कह रहा उस जमीन को कितना गहरा खोदें। कह रहा कितना गहरा खोदें कि भैया 14 मीटर गहराई हो, 14 मीटर गहराई हो, और डायमीटर क्या हो 6 मीटर, डायमीटर क्या हो 6 मीटर, तो रेडियस यानी कितना हो गया आपको होगी 3 मीटर। एक तरीके से वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। ये क्या है, क्यों आपका क्या है सिलेंडर। तो इस केस में वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या होती है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7। रेडियस कितना है भैया 3 × 3, हाइट कितनी है 14 है, ये हो गया भैया 7 टू द 14। क्लियर? 22 दूनी 44, 3 तिया 9, अब 9 4 जा कितना हो गया 36, 36 9 4 जा 33, 39, यानी 396 मीटर क्यूब। यही कैसा ही उत्तर है। बोलिए क्लियर है? बोलिए क्लियर, आया मजा? बोलो, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। आइए देखिए क्या कह रहा है। 960 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट अ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, बड़े ध्यान समझिए। इस तरीके से कोई फील्ड है ना। आप देखो कि आप कहोगे ये तो क्यूबॉइड बना दिया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ देखो वगैरह। एक 960 मीटर पानी का, यानी इसमें पानी डाला जाता है कितना 960 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये क्या डाला गया पानी डाला गया, यूज टू इरिगेट रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई 480 मीटर है, चौड़ाई 200 मीटर है, ये 200 है। तो कह रहा बताइए इसकी हाइट, यानी ये जो पानी है किस लेवल तक आएगा, यानी कि एक तरीके से क्यूबॉइड बन जाएगा ना, जिसमें पानी भर जाएगा, रेक्टेंगल के ऊपर पानी भर दो, यानी कि हाइट लगा दो क्या बन क्यूबॉइड। तो आपसे यही कह रहा है कि भैया इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है वो आपको 960 मीटर क्यूब उसने दी है, क्योंकि इतना पानी ही इसको इरिगेट कर रहा है, यानी इसकी वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम बताइए क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट बराबर 960 मीटर का। लेंथ कितनी हुई है 480 मीटर, ब्रेड्थ कितनी हुई है 200 मीटर, इंटू हाइट बराबर 960 मीटर की। क्लियर है? देखिए भैया 2 मीटर कट गए, यहाँ 1 मीटर बचेगा। अब इधर आ जी, यहाँ बच गया भैया 480, 480 मल्टीप्लाई 200 इंटू एच बराबर 960 मीटर। इसको डिवाइड में लीजिए, या देखिए 0 से 0 कट गया भैया, 48 2 जा 96 हो गया, यानी भैया 200 मल्टीप्लाई एच बराबर 2 मीटर आ गया। क्लियर? अगर आप एच निकालेंगे तो कितना हो गया बोलिए 2 मीटर बटे में 200, यानी भैया जो हाइट आ गई वो क्या आ गई 1/100 मीटर। चेक करिए ऑप्शन में है, 1/100 नहीं है। अच्छा कह रहा अच्छा सेंटीमीटर में बतानी, सेंटीमीटर में बतानी, क्या बतानी सेंटीमीटर। अब इस ये मीटर में आई है हाइट, क्या आप इसको सेंटीमीटर में नहीं बदल पाएंगे? आप कहेंगे भैया मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा हाँ भाई, 100 से 100 कट गया, केवल क्या बचा हाइट बराबर 1 सेंटीमीटर। यही क्या सही उत्तर है। क्लियर? ये इज द करेक्ट आंसर। आइए कह रहा 19 को जो है सब्ट्रैक्ट करा जाता है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 14। कह रहा x और 14 के प्रोडक्ट में से 19 को सब्ट्रैक्ट करा जाता है, कह रहा जिससे रिजल्ट 21 आता है। कह रहा x की वैल्यू बताइए, कुछ भी नहीं है। 14x इक्वल्स टू 21 प्लस 19, 14x इक्वल्स टू 9 और 1 10, हासिल 1 2 1 3 1 4। x निकालेंगे तो कितना हो गया भाई 40 अपॉन में 40, अगर x निकालें तो कितना हो गया 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू 20/7। खत्म कहानी। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है तो आज। आइए कह रहा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालिए। मीन प्रोपोर्शन यानी मध्याह्न समानुपाती। आपको पता है भैया अगर दो संख्या ए और बी, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है यानी एमपी निकालना है, तो क्या करते हैं इनको रूट में डालकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही होता है। ऐसी सेम संख्या आपके पास क्या है भैया, एक 500 है और एक क्या है भैया 50 है। चलिए बताइए मीन प्रोपोर्शन, मल्टीप्लाई करिए 5 5 25, 25 कितना हो गया जी 0 0 0, है ना, यही बैठेगा। अब बताइए इसका मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, बोलिए कितना हो जाएगा। आप कहेंगे भैया ये क्या भैया, ये तो 50 का स्क्वायर है, ये तो 50 का स्क्वायर है, यानी भैया जो एमपी आया मीन प्रोपोर्शन आया वो क्या आ गया भैया, ये आ गया। क्लियर इतनी बात? बोलिए क्लियर है भाई इतनी बातें? बताइए। तो यानी भैया जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है जी 50 है, क्या है जी 50 है। बोलिए ऑल सेट, जल्दी बताइए, बोले भाई जल्दी बोलो। क्लियर? मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में 500 गुना 50 अगर आप करें, 50 का स्क्वायर करोगे, अगर 50 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, डबल जीरो है नहीं, 2 जीरो आना चाहिए, एक जीरो फालतू है ना, कहीं हमने तो फालतू नहीं लिखा। सही है। यानी कि एक काम करेगा, आप यहाँ से एक जीरो हटा दीजिएगा, ठीक है भाई, यहाँ से एक जीरो हटा दीजिएगा, यहाँ से भी हटा दिए, अब ये बनेगा सही, यानी कि अब उत्तर बैठेगा इसका 50, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? क्लियर इतनी बातें? आइए अब हम चलते हैं अपने लैंग्वेज के सेक्शन की ओर। अब मैं ही आपको कराऊंगा आज लैंग्वेज। आओ चलो लैंग्वेज की ओर आगे बढ़ते हैं भाई।
चलिए एक बार इस पैराग्राफ को पढ़िए और फिर आंसर देना शुरू करिएगा। जल्दी से पढ़िए। 1 मिनट का समय है आपके पास, इसको पढ़ लीजिए जल्दी से। बोलिए, पढ़ लिया? बताओ भाई, पढ़ लिया सभी लोगों ने? बोलिए। हुँ, पढ़ लिया तो बता दीजिए भाई। बोलिए। ना 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 ना। चलिए आइए, पहले क्वेश्चन क्या है? वाजपेयी की राजनीति में डैश और डैश की नई पहचान होती थी। किसकी होती थी बताइए? आदर्श और शिष्टाचार की। आदर्श और शिष्टाचार की नई पहचान होती थी। वाजपेयी जी किस क्षेत्र में कुशल नहीं थे बताइए? वाजपेयी जी जो थे किस क्षेत्र में कुशल नहीं थे? जल्दी बोलिए, किसमें नहीं थे? आप कहेंगे भैया वो चिकित्सा में कुशल नहीं थे। ठीक है? आइए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पोखरण परीक्षण में से संबंधित वाजपेयी जी का कौन-सा गुण सामने आया? बताइए, कौन-सा गुण उनका सामने आया था? पोखरण का परीक्षण करा गया तो बताइए कौन-सा गुण सामने आया था उनका? बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए। आप कहेंगे भैया उनका दृढ़ निर्णय क्षमता जो था ये उनका सामने आया था। बताइए वाजपेयी जी किस पर विश्वास रखते थे? किस पर विश्वास रखते थे? वाजपेयी जी जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो किस पर विश्वास रखते थे? बताइए। बताइए, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, 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 जल्दी बोलिए। आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे शांति और संवाद पर विश्वास रखते थे। ठीक है? गद्यांश के अनुसार वाजपेयी जी का जीवन क्या है? बताइए। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा तो उसके हिसाब से वाजपेयी जी का जीवन कैसा बताया गया इस पैराग्राफ में? बताइए। कैसा बताया गया है? आप कहेंगे कि भई इनका जो जीवन है वो प्रेरणा का स्रोत बताया गया है, यानी कि आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है? बोलिए नेता किस प्रकार की संज्ञा है? नेताजी बोलिए, नेता कैसी संज्ञा है? आप कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कठोर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? कठोर क्या है बताइए? आप कहेंगे गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक। बोलिए इनमें से कौन-सा शब्द दर्पण का पर्यायवाची नहीं है? बोलिए दर्पण का मतलब क्या होता है? बोलिए, क्या होता है दर्पण? क्या होता है बोलिए? जल्दी बोलो भाई, बोलो, क्या होता है दर्पण? बोलिए, आप कहेंगे भैया जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? दामनी है। बोलिए विश्ववर शब्द किस समास का उदाहरण है? विश्ववर यानी कि विश्व प्लस वर ये क्या है? अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक है? और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्लास 9 10th को, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है? आइए, चिरंतन का विलोम क्या है बताइए? चिरंतन, चिरंतन का विलोम बताइए चिरंतन या चिरंतन बोला जाता है तो बताइए उसका विलोम क्या है? क्या होगा चिरंतन का विलोम? आप कहेंगे भैया चिरंतन का विलोम है नश्वर, नश्वर। ठीक है? इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज भी है? बोलिए ऐतराज करना यानी कि वो कहते हैं ना कि भई मैं ऐतराज करता हूँ, मैं ड्रामेबाज़ी कर रहा हूँ, हैं? तो ऐतराज का मतलब होता है आपत्ति करना, क्या करना? आपत्ति करना। ठीक है? निम्न में से क्या तद्भव शब्द नहीं है बताइए? इनमें से कौन-सा तद्भव नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। है नहीं, तद्भव पूछा है आपसे कौन-सा नहीं है? नहीं। बोलिए, क्या होगा? आप कहेंगे भैया नव, नव क्या है? तद्भव नहीं है। ठीक है? उन्होंने शब्द में सर्वनाम का कौन-सा रूप है? बताइए। उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को बोला जा रहा है भाई, किसी तीसरे को बोला जा रहा है तो बताइए कौन-सा है? आप ही बताइए, कौन-सा होगा? उन्होंने शब्द में कौन-सा सर्वनाम रूप है? आप कहेंगे पुरुषवाचक है, क्या है? पुरुषवाचक है। आइए ग्रामीण शब्द का उचित प्रत्यय बताइए, ग्रामीण शब्द का उचित प्रत्यय विन्यास है बताइए। ग्रामीण शब्द का उचित प्रत्यय विन्यास है, बताइए क्या होगा? बोलिए क्या होगा ग्रामीण शब्द का उचित विनय प्रयास? बताइए, जल्दी बोलिए। बोलिए, आप कहेंगे भैया ग्राम और इन। भारतवासियों शब्द का वचन क्या होगा बताइए? भारतवासियों, भारतवासियों क्या ये एक चीज़ को दिखा रहा है? क्या ये 2 चीज़ को दिखा रहा है? क्या ये 3 चीज़ को दिखा रहा है? 4 चीज़ को दिखा रहा है? आप ही बताइए, किसको दिखा रहा है? आप कहेंगे भारतवासियों यानी कि भारत के सारे लोगों को कहा जा रहा है, यानी ये बहुवचन है। ठीक है? ये हिंदी होती है आपकी अंत। आइए अब अंग्रेजी पर चलते हैं। ठीक है? चलिए इंग्लिश बताइए। वास्ट गिव द करेक्ट सिनोनिम्स अच्छा इनके सिनोनिम्स बताने बताइए सिनोनिम्स एक मिनट देखिए जल्दी से बताइए क्या होगा इनका सिनोनिम सोचिए क्या है जी इनके सिनोनिम विचार करिए अपने ऊपर थोड़ा सोचकर देखिए वास्ट 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 कहीं आपने शब्द सुना होगा वास्ट बताइए कहाँ सुना है बताइए कहाँ सुना है वास्ट आप कहेंगे वास्ट शब्द का मतलब बहुत बड़ा होना यानी कि बहुत बड़ा क्या है माइन्यूट मतलब छोटा माइनर फॉल्ट यानी छोटा सा फॉल्ट स्मॉल मतलब भी छोटा क्या है यूज हो गया फॉरवर्ड बताइए फॉरवर्ड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है फॉरवर्ड फॉरवर्ड का सिनोनिम फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे आप कहते हो ना कि मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया यानी कि किसी चीज को आगे भेजना यानी कि अहेड ठीक है कह रहा है इसमें अपोजिट मीनिंग दीजिए इन शब्दों की ऑब्सोलेट बताइए ऑब्सोलेट 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 बताइए क्या होता है ऑब्सोलेट सोचिए क्या शब्द है ऑब्सोलेट बताइए क्या है ऑब्सोलेट का मतलब बताइए
बोलिए, ऑब्सोलेट बेटा वो शब्द होता है, यानी इसका मतलब होता है कि वो चीज़ जब यूज़ में नहीं है। जो पुरानी चीज़ है आप सर्च कर लीजिए, ऑब्सोलेट का मतलब वो चीज़ अब यूज़ में नहीं है। यानी कि भैया ऑब्सोलेट का मतलब है करंट, इसका उल्टा क्या है? करंट, यानी कि जो चीज़ करंट में है यानी अभी है, ठीक है? बोलिए, 19 बताइए इम्प्रेस, इम्प्रेस का क्या बताना भैया? अच्छा अपोज़िट, अपोज़िट यानी कि एंटोनिम बताना, बताइए। अपोज़िट क्या होगा बताइए? आप क्या कहेंगे भैया? इम्प्रेस का अपोज़िट क्या होगा? डिसअपॉइंट होगा, ठीक है? 20 पढ़िए, एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिए जल्दी से, पैराग्राफ पढ़िए, पढ़िए जल्दी से। पढ़ लिया? बोलिए, पढ़ लिया भाई सभी ने? बोलिए। क्लियर है? आइए, बताइए 20 का बताइए। हू वाज़ द फाउंडर ऑफ करनाल? करनाल का फाउंडर कौन था? तो आप कहेंगे राजा, कर्णा, राजा, कर्णा। हू वाज़ कर्णा? बताइए कर्णा कौन थे? हू वाज़ कर्णा? कर्णा कौन हुआ करते थे? जल्दी बताइए, कौन थे कर्णा? बोलिए, कौन थे कर्णा? आप कहेंगे भैया कर्णा जो थे चैंपियन थे कौरवास के, कौन थे? चैंपियन हुआ करते थे कौरवास के, ठीक है? आइए, 22 पर आइए। कह रहा पॉपुलेशन ऑफ करनाल वाज़ वाइप्ड आउट, बताइए करनाल की पॉपुलेशन को किसने बाहर कर दिया था? जो करनाल शहर की जो जनसंख्या थी उसको किसके द्वारा वाइप आउट कर दिया गया था? तो आप कहेंगे कोलरा और मलेरिया के कारण। ये बीमारी फैल गई थी, उसके कारण सारी जो जनसंख्या थी यहाँ की खत्म हो गई थी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ नॉट द पर्पस ऑफ नादिर शाह व्हाइल अटैकिंग दिल्ली, बताइए। कह रहा नादिर शाह का क्या मकसद नहीं था दिल्ली पर अटैक करते हुए? क्या नहीं था? तो आप क्या कहेंगे? बिल्ड करना, क्या करना? बिल्ड करना जो था मकसद नहीं था, ठीक है? आइए 24 पर आइए। शी अपीयर्स टू बी कंप्लीटेड डैश ऑफ द सबटाइटल्स सबटैलिटीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? सोचिए, जल्दी सोचिए, बोलिए, 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 क्या होगा? आप कहेंगे भैया ऑब्लीवियस, ऑब्लीवियस, ठीक है? इसका बताइए। सो अ डेड सिचुएशन अराउज इन व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट वाज स्पाइंग ऑन इट्स ओन कैबिनेट मिनिस्टर, बताइए। कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि भैया स्टेट गवर्नमेंट को अपने ही मिनिस्टर पर जो था शक करना पड़ा। क्या करना पड़ा जी? शक करना पड़ा। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया अनअटरेबल, अनअटरेबल सिचुएशन आ गई थी, ठीक है? बताइए। कह रहा चूज अ करेक्ट चेंजिंग वॉइस, वॉइस बदल कर बताना है, वॉइस बदल कर पढ़िए एक बार क्या लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। बोलिए द टीचर हैज टॉट दिस लेसन, टीचर के द्वारा ये लेसन पढ़ाया गया है, टीचर के द्वारा ये लेसन पढ़ाया गया है। तो क्या होगा इसका बताइए, वॉइस बदल कर बताइए क्या आने वाला है? आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया दिस लेसन हैज बीन टॉट बाय द टीचर। कैन अनिल लूज हिज बुक, बताइए। क्या अनिल अपनी किताबें, क्या अनिल ने अपनी किताबें लूज कर दी यानी कि खो दी? तो बताइए क्या होगा इसका, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या होगा जल्दी बताइए। तुमसे ही पूछ रहा हूँ भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आप कहेंगे भैया कैन हिज बुक बी लूज बाय अनिल, ठीक है? चलिए 28 बताइए। कह रहा था प्रिंसिपल, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा विच ऑप्शन कैन रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड, कह रहा है कि बताइए इनके द्वारा किससे रिप्लेस करा जा सकता है? कह रहा था प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट टू गिव देयर रिक्वेस्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, प्रिंसिपल ने कहा कि भैया अपनी जो रिक्वेस्ट है वो ब्लैक एंड व्हाइट में दो। अब बताइए ब्लैक एंड व्हाइट शब्द का मतलब क्या होता है? कि काली और सफेद करके दो, है? जैसे आप लोग कोई चिट्ठा लिख रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि भैया काला और सफेद चिट्ठा लिख कर दो? तो बताइए क्या आएगा, बोलिए क्या मतलब होता है इसका ब्लैक एंड व्हाइट का? यानी कि भैया रिटन फॉर्म में दीजिए, रिटन फॉर्म में, ठीक है? 29 बताइए। द मिनिस्टर वाज अक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन नेपोटिज्म, मिनिस्टर को जो था एक्यूज करा कि भैया वो जो है नेपोटिज्म में इन्वॉल्वड है, नेपोटिज्म में इन्वॉल्वड है। बताइए क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा? जल्दी बोलिए। आप कहेंगे पार्शियलिटी में। नेपोटिज्म वो होता है कि जहाँ पर भाई भतीजावाद दिखाया जाता है। जैसे मान लो आज आपका भाई राजा है तो हो सकता है कि कल आपको भी राजा बना दिया जाए, तो ये इसी को कहते हैं नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं भाई? नेपोटिज्म बोलते हैं। चलिए बताइए लास्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव व्हिच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट वॉइस में, बताइए किसमें बता रहा है? इनडायरेक्ट वॉइस में आपसे पूछ रहा है। बताइए सॉक्रेटिस सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, देखिए ये जो बात है वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये जो है एक क्या है जिसे हम कहते हैं कि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उस केस में हमेशा ये चीज सेम ही रहती है, यानी कि सॉक्रेटिस सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, यही बात क्या आपकी सत्य है, ठीक है? तो आपको मैं बता दूं 2499 रुपीज में आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। प्लीज 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 आप लोग इस क्रैश कोर्स को बड़े ही प्यार से अवेल कर सकते हैं, कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं है। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर कॉन्टेक्ट करिए, इस क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाइए, ठीक है? तो चलिए सभी को मेरा प्यार, सभी को मेरा नमस्कार, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सारी चीज हमने बहुत बेहतर से खत्म करी और आगे भी हम खत्म करते ही रहेंगे, ठीक है? चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट विषय पर में।